Hello, dear students. I welcome you all to the second part of our chapter development. In the previous class, or in the first part, we discussed the meaning of development and we discussed how developmental goals can be different for different people and how developmental goals even can sometimes be destructive and dangerous for some people, isn't it? So, all these things we discussed in our previous video. And in our present video today, we'll be discussing some more important areas of development. And what are the main important areas that we are going to discuss? Just let me give you a hint of that. So our main focus or learning outcomes in this chapter or this video will be, we'll try to find out what are the basis of classification of countries in the world. Okay, that is classification of the nations ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टाटस. ठीक है, हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट के हिसाब से हम किस तरह से दुनिया के जो भी कंट्रीज़ हैं, जितने सारे कंट्रीज़ हैं, उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा डेवलप्ड नहीं है. ये बात का हम चर्चा करेंगे. देन सेकेंड विल बी फोकसिंग ऑन पैरामीटर्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर हम डिवाइड करते हैं कंट्रीज़ को कि डेवलप्ड कंट्री कौन सा है, कौन सा अंडर डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है, तो कैसे हम करते हैं ये चीज़, क्या चीज़ को देख कर हम ये चीज़ को कंपेयर करते हैं. ठीक है कि नहीं. सेकेंड ये हम देखेंगे. और यहाँ पे बता दूँ कि ये जो पैरामीटर्स की बात हम कर रहे हैं, पैरामीटर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं. एक तो है मॉनिटरी पैरामीटर, सेकेंड हो गया आपका नॉन मॉनिटरी पैरामीटर्स. तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि हम पैसा के हिसाब से तोलते हैं या तो मेज़र करते हैं. एंड देर आर सर्टन थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड मनी. ठीक है, जो कि हम पैसा से कंपेयर नहीं कर सकते और पैसा से ख़रीदा भी नहीं जा सकता. एंड बट दे आर मोर इम्पोर्टेंट दैन मनी. ओके, तो उस तरह का कुछ चीज़ों को हम भी अभी देखेंगे कि उसको हम यूज करके कैसे कंट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं. देन विल सी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता क्या है, हाँ, एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसका यूज़ होता है, एंड ये डेवलपमेंट से क्या उसका कनेक्शन है. विल डिस्कस दैट. एंड फोर्थ विल सी व्हाट इज़ बॉडी मास इंडेक्स. बॉडी मास इंडेक्स का BMI जो हम कहते हैं, ये क्या है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एंड उसका यूज़ क्या है, एंड फाइनली उसका कनेक्शन क्या है डेवलपमेंट के साथ. तो ये चारों एरिया को हम आज फोकस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड रिमेंबर दीज आर द की एरियाज फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन योर एनुअल एग्जामिनेशन. ओके, चलो. तो अभी जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, राइट और नॉट. हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये चीज़ डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट नहीं है. जो मुझे डेवलपमेंट लग रहा है वो किसी दूसरे के नज़रिए से अंडर यो कुछ ख़राब चीज़ भी हो सकता है, राइट और नॉट. तो इस तरह से ये डिपेंड्स ऑन द पीपल्स चॉइस, डिपेंड्स अपॉन द पीपल्स नीड एंड रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो डेवलपमेंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है. तो जब इतना बड़ा ये कंसेप्ट है एंड पीपल हैव गॉट डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट चॉइसेस, देन हम कैसे डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट का अर्थ क्या है, एंड डेवलपमेंट के हिसाब से हम कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर करेंगे. ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है हमारे माइंड में कि कैसे हम कंपेयर करेंगे एक कंट्री को दूसरा कंट्री के साथ, राइट. चलो, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रख रहा हूँ. आपके सामने आप देख रहे होंगे एक कार एंड एक बाइक है. मैं अगर आपको पूछूंगा एक सवाल कि ये कार एंड बाइक में से कौन सा अच्छा है, आप क्या देख के, क्या सोच के बताएंगे कि बाइक अच्छा है कि कार अच्छा है. अगर आप बताएंगे कि कार अच्छा है, मैं बाइक का भी बहुत सारा अच्छा यहाँ दिखा सकता हूँ. अगर आप बोलेंगे बाइक अच्छा है, तो मैं आपके सामने बाइक का बहुत सारा बुराइयाँ भी दिखा सकता हूँ. ठीक है कि नहीं. तो इस तरह से हम कंपेयर कैसे करेंगे कि बाइक अच्छा है कि कार के अच्छा है. ये पिक्चर आपके सामने रखने का ये अर्थ है कि कोई एक चीज़ को देख के हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. उसी तरह से जब कंट्रीज़ का कंपैरिजन होता है, जब कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है डेवलपमेंटल स्टेटस के हिसाब से, व्हेन
different countries of the world, they are divided on the basis of developmental status. We cannot have only one particular feature और particular parameter, particular indicator या तो characteristics in our mind. एक चीज़ को देख के हम कोई भी कंट्री को डेवलपमेंट है या अंडर डेवलप्ड है हम नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार का कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे कि yes, as you can if you can see it can carry more passengers, protection against rain and the sun, and it can travel long distances. हम दूर जा सकते हैं, धूप से बारिश से हमको बचाता है। बट इसका कुछ बुराइयाँ भी हैं, नेगेटिव साइड्स भी हैं। क्या क्या है नेगेटिव साइड्स? इट गिव्स लेस माइलेज कंपेयर टू बाइक। बाइक के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो कार का माइलेज बहुत कम आएगा। मोर एक्सपेंसिव, ओबियसली हमको कार खरीदना है तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। देन मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है किसका? कार का कंपेयर टू बाइक। उसी तरह से ये तो था, कुछ अच्छाइयाँ भी था, कुछ बुराइयाँ भी है। यहाँ पे बाइक का भी हम अगर देखेंगे कि बाइक का प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक तो है इट गिव्स मोर माइलेज, आप देख रहे होंगे इट गिव्स मोर माइलेज। कार के हिसाब से ज़्यादा माइलेज हमको मिलता है, खर्चा कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, एंड सुइटेबल फॉर बिजी रोड्स एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स। अगर हमको डेली ऑफिस जानी है एंड डेली हमको मार्केट जानी है, ठीक है कि नहीं, एंड इफ़ यू सी योर रोड्स इन द टाउन आर फुल ऑफ ट्रैफिक, देन इट इज़ बेटर टू हैव ए बाइक, बिकॉज बाइक में हम कंफर्टेबली कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम बाइक हैज़ ऑल्सो गॉट सम नेगेटिव साइड्स। क्या क्या है? बाइक में चलने के टाइम हमको बारिश और सन से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, हाँ या नहीं। सेकेंड, 2 से ज़्यादा आदमी हम नहीं ले सकते एज पर द रूल, ट्रैफिक रूल के हिसाब से 2 आदमी से ज़्यादा बाइक में जाना नहीं चाहिए, और उससे ज़्यादा जाना भी अनसेफ है, इट इज़ नॉट सेफ, राइट। थर्ड हो गया नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज। अगर हमको दूर जाना है, दूर रास्ता जाना है, तो बाइक में ट्रैवल करना सही नहीं हो सकता। तो ये था क्या प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ बाइक्स एज वेल एज कार्स। तो अभी हम कैसे कंपेयर करेंगे कि बाइक अच्छा है कि कार अच्छा है। जब बाइक का माइलेज ज़्यादा दे रहा है तो उसमें कुछ बुराइयां भी हैं, कार माइलेज तो कम दे रहा है बट कुछ अच्छाइयाँ भी उसमें हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से जब भी हम कोई चीज़ को कंपेयर करते हैं तो कोई एक चीज़ को देख के हम कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत सारे एरिया को हमको देखना पड़ेगा। जब डेवलपमेंट स्टेटस के हिसाब से कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है, द सेम थिंग इज़ डन, उसी हिसाब से हम कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। बहुत सारा पैरामीटर को देखना पड़ता है, ठीक है। कोई कंट्री का खाली पॉपुलेशन को देख के, उसका इनकम को देख के, वहाँ पे एजुकेशन स्टेटस को देख के, या तो वहाँ का लोगों का वेल्थ कितना है वो देख के, वी कैन नॉट कंपेयर। कोई भी कंट्री को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक कंट्री इज़ वेरी डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। सो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम अभी देखेंगे उसको। चलिए, तो पैरामीटर्स ऑफ कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्वेश्चन के हिसाब से, प्लीज़ उसको नोट कीजिएगा। क्या क्या पैरामीटर हम यूज़ करते हैं? देखो, वर्ल्ड में हमारा 2 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो हो गया वर्ल्ड बैंक, जिसको हम IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिमेंबर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसी तरह से और एक ऑर्गेनाइजेशन है UNDP, जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का एक ब्रांच है। UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम। ओके, तो ये दोनों जो आप देख रहे हो, देयर आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बॉडीज। ये दोनों क्या करते हैं ना, इनके जो मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उनको डेवलपमेंट के हिसाब से वो डिवाइड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। एवरी ईयर दे पब्लिश रिपोर्ट्स, ठीक है। वो कंपेयर करते हैं, असेसमेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद अपना जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करते हैं फॉर द नॉलेज ऑफ द पब्लिक एंड द कॉमन पीपल, कि कौन सा कंट्री का डेवलपमेंटल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अभी सवाल ये रहा कि कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो कंपेयर करता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, मेजरमेंट करता है डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, तो वो यूज करता है मॉनिटरी पैरामीटर्स। प्लीज़ नोट दैट वर्ल्ड बैंक यूजेस मॉनिटरी पैरामीटर्स। कौन सा पैरामीटर यूज करता है ये? मॉनिटरी पैरामीटर्स। पैसा से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ को, डेटा को वो कैलकुलेट करता है, राइट।
तो क्या है वो पैसा से रिलेटेड डेटा? वो है इनकम ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री का इनकम कितना है, जो कि हम जानते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है, या तो जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये चीज़ को कंपेयर करता है वर्ल्ड बैंक। फिर सेकेंड में वो कंपेयर करता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का अर्थ होता है कि टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री। मान लो कि एक कंट्री का इनकम है 100 एंड उसका टोटल पॉपुलेशन है सपोज 5, तो पर कैपिटा इनकम हो गया उसका 20। ठीक है, टोटल इनकम को अगर हम उसका पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के साथ कंट्री के द्वारा डिवाइड कर लेंगे तो जो निकलेगा वो है पर कैपिटा इनकम। तो ये पर कैपिटा इनकम जिसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, पर हेड इनकम भी कहा जाता है, तो इसको भी कैलकुलेट किया जाता है जब डेवलपमेंट कैलकुलेशन किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। ओके, तो ये दोनों हो गया मॉनिटरी पैरामीटर्स यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अभी चलते हैं यूएनडीपी की तरफ। यूएनडीपी जो आप देख रहे हो ये क्या करता है, ये नॉन मॉनिटरी पैरामीटर्स का यूज करता है। एज यू कैन सी ओवर हियर इट यूजेस नॉन मॉनिटरी पैरामीटर्स। तो ये नॉन मॉनिटरी पैरामीटर्स क्या है, जो कि पैसा से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दीज आर सर्टन थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव इन, वी कैनॉट क्वान्टिफाई देम, वी कैनॉट एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि हम इनकम बोलते हैं, वो सपोज एक आदमी का बोलेंगे इनकम उसका 50,000 रुपया है, तो ये क्वांटिटी है, हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट एक आदमी का मैं पूछूंगा हेल्थ क्या है, तो आप नहीं बोल सकते उसका हेल्थ कितना है। वी कैन से हेल्दी है कि अनहेल्दी है, बट नंबर में क्वांटिटी में हम नहीं बता सकते। उसी तरह से कुछ ऐसे भी चीज़ हैं जिसको हम पैसा के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते, पैसा से उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हो गया पब्लिक फैसिलिटीज़, लोगों का पब्लिक फैसिलिटी लाइक एजुकेशन, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह का फैसिलिटीज़ कैसे मिलता है लोगों का एक कंट्री में, वो देखता है यूएनडीपी। सेकेंड में देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एसडीआई होता क्या है। ठीक है, विल डिस्कस इट। थर्ड हो गया इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट सोशल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ए कंट्री। देखो, सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, जो सोसाइटी में हम रहते हैं उसका कंडीशन क्या है, सोसाइटी में लोग कैसे हैं, सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, सोसाइटी में लोगों का मेंटलिटी क्या है, एंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है अपना कंट्री का वो कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में लाता है कौन, यूएनडीपी। उसके बाद है एनवायरमेंटल कंडीशन, जो कि हम सब लोग चाहते हैं कि एक अच्छा एनवायरमेंट में हम सब रहें। ये सुनो, वी ऑल वांट greenery, we all want pollution free environment, we all want pure and clean potable water। सब लोग चाहते हैं शुद्ध हवा, विशुद्ध हवा हम चाहते हैं। बट ये सब चीज़ें क्या पैसा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? ओबियसली कैन नॉट कैलकुलेट दिस थिंग्स। तो ये था आपके सामने 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स विच आर यूज्ड बाय 2 ऑर्गेनाइजेशंस। प्लीज़ इसको नोट करके रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देन अभी हम देखेंगे कि मॉनिटरी पैरामीटर्स क्या क्या हैं। चलो लेट्स हैव ए क्विक लुक। मैं जैसे बताया आपको, मॉनिटरी पैरामीटर के हिसाब से कंट्री को कैसे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट तो जो कंट्री का इनकम ज़्यादा है उसको हम कहते हैं हायर और डेवलप्ड कंट्री। ये एक इट्स अ जनरल परसेप्शन विद द पीपल कि एक आदमी का इनकम पैसा ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि वो बहुत रिच आदमी है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। मैं अगर बोलूँगा कि वो आदमी बहुत राइज है, इसका मतलब आप क्या सोचेंगे, आपका मन में ऑब्वियसली यही आया कि उसके पास बहुत पैसा है, राइट और नॉट। तो इसी तरह से हम ये सोचते हैं कि जिसका इनकम ज़्यादा है, हायर इनकम है, वो कंट्री डेवलप्ड है, एंड जिसका इनकम कम है वो क्या है, डेवलपिंग है, मतलब धीरे धीरे विकास की ओर जा रहा है, या तो लेस डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो इसी तरह से इनकम के हिसाब से हम कंट्री को इस तरह से तोलते हैं। बट ये याद रखिए, अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन किया है वर्ल्ड बैंक ने अभी 2019-20 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एंड उसका जो क्लासिफिकेशन, जो डिवीज़न किया है डिफरेंट कंट्रीज को वर्ल्ड का ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। देखिए याद रखिए, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसने क्या किया है, इन डॉलर। नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, व्हाई इन डॉलर? डॉलर में क्यों कंपेयर किया जाता है? क्योंकि डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी विच इज़ कॉमनली यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज। बहुत सारे कंट्री डॉलर में ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इससे इजी होता है कि डॉलर में एक्सप्रेस करना। ठीक है, डॉलर में जब एक्सप्रेस करते हैं तो कंट्रीज को कंपेयर करने में हमको इजी होता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड। ओके, सो
In the year 2019-20, World Bank published a report on the basis of developmental status of different countries based on the per capita income of the people. तो उसके हिसाब से जो कंट्री का इनकम 1026 रुपया से कम है, सॉरी $1026 से कम है, ये देख रहे हो आप, लेस देन $1026, उसको कहा जाता है लो इनकम कंट्रीज. एंड ए कंट्री हैविंग इनकम बिटवीन 1026 एंड $3995, अगर ये रेंज में कोई कंट्री का इनकम है तो इसको माना जाता है लो मिडिल इनकम. उसका जो नाम दिया गया है या तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो है लो मिडिल इनकम कंट्री. अगर कोई कंट्री का इनकम $3,996 से लेके $12,375 के बीच है, दैट कंट्री इज कॉल्ड अपर मिडिल इनकम कंट्री. And finally, if any country's income is above, as you can see over here, if a country's income is above $12,375, it is called higher income country. तो इसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट दिया है, ये 4 कैटेगरीज का कंट्रीज अभी हमारे पास हैं इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स. ओके, तो ये था हम इनकम को लेके कैसे क्लासिफाई करते हैं कंट्री को. ठीक है, चलो, क्या इनकम को यूज करके क्लासिफाई करना सही है या इसमें कुछ खमियां भी हैं, मीन्स कुछ लिमिटेशंस हैं उसका. आई मीन टू टेल, क्या हम इनकम को देख के बता सकते हैं कि यह कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, या तो इनकम को यूज करने से कुछ चीज़ हैं जो कि नज़रअंदाज हो जाता है या तो हमारे सामने नहीं आ पाता है. चलो उसको हम थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं. ये आपके सामने एक टेबल है. ये टेबल में आप देख सकते हो 2 कंट्रीज़ हैं. एज यू कैन सी 2 कंट्रीज आर देयर, ए एंड बी. 2 कंट्री के 5 लोगों को हमने लिया है, 1 2 3 4 एंड 5th सिटीजन. ठीक है कि नहीं, एंड उनका इनकम भी लिया है हमने. तो ए में जो 5 लोग हैं उनका इनकम क्या क्या है, 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 एंड 10,200. ठीक है, अभी बी का जो इनकम है 5 लोगों का क्या क्या है, 500, 500, 500, 500. तो पहले जो 4 आदमी हैं, ये चारों आदमी का इनकम कम्प्लीटली सेम है, दैट इज़ 500. बट जो 5th पर्सन है उसका इनकम है 48,000 इनकम उसका है अकेले आदमी का, जबकि और चारों आदमी का इनकम 500 500 500 500 करके है. तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो आदमी 5th पर्सन है, 48,000 जिसका इनकम है, और सबसे लोएस्ट इनकम अगर मानेंगे ये चारों में से सबसे लोएस्ट इनकम वही है 500 रुपया, हाँ या नहीं. तो हाईएस्ट इनकम है 48,000, लोएस्ट है 500. तो दोनों में अंतर कितना हुआ, 47,500 का डिफरेंस है इनकम में बिटवीन द लोएस्ट इनकम एंड द हाईएस्ट इनकम ऑफ द सिटीजन्स. ठीक है, जबकि ए में अगर हम देखेंगे, इफ इट से इन ए में जो लोएस्ट इनकम कितना है, लोएस्ट इनकम है 9,500, राइट और नॉट, एंड हाईएस्ट इनकम है 10,500. तो 10,500 से अगर मैं माइनस करता हूँ 9,500, तो मुझे डिफरेंस मिलेगा ओनली 1,000. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला इनकम एंड सबसे कम इनकम का जो अंतर है वो है ओनली 1,000, जबकि बी में अंतर है 47,500. बट जब हम देखते हैं उनका एवरेज को, दोनों कंट्री का एवरेज को थोड़ा देखिए, पर कैपिटा इनकम जो है दोनों बराबर हैं, सेम है. तो अगर हम खाली एवरेज को देखेंगे कोई कंट्री का, तो पता चलेगा क्या एक्चुअली में लोगों के अंदर में कितना अंतर है इनकम का, पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों हमको समान लगेंगे. अगर मैं अभी खाली आपके सामने बोलूँगा कि ए का एवरेज इनकम 10,000 है और बी का भी एवरेज इनकम 10,000 है, ठीक है, ये हो गया ए का इनकम एवरेज इनकम, ये हो गया बी का एवरेज इनकम. अभी बताइए कौन सा कंट्री इसमें रिच है. आप बोलोगे कि नहीं दोनों कंट्री बराबर है, ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा, मैं भी बोलूँगा. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं बट ए में बहुत कम डिफरेंस है. ठीक है, तो इस तरह से पता नहीं चलता है कि कौन सा कंट्री एक्चुअली में डेवलप्ड है. ओनली व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट ओनली द पर कैपिटा इनकम, उसमें जो डिफरेंसेस इन इनकम जो बोलते हैं डिस्पैरिटी, इनकम डिस्पैरिटी, वो पता नहीं चलता है, ये छुप जाता है. ठीक है, जो कि एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है.
इनकम कितना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एवरेज इनकम कितना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, कि एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है कंट्री का, राइट। ओके, तो ये था पहला प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, जब हम इनकम को देख के कैलकुलेट करते हैं कोई भी कंट्री का डेवलपमेंटल स्टेटस, यहाँ पे आपको नज़र में है, यहाँ पे मैंने 3 कंट्री लिया है ए, बी एंड सी, जिसका इनकम है 20,000, ए का है 20,000, बी का है 50,000, सी का है 12,000। मैं अगर आपको पूछूंगा ये तीनों कंट्री में अभी सबसे रिच कंट्री कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम ओनली, यू जस्ट इग्नोर दिस 2 पार्ट्स, पॉपुलेशन और पीसीआई को अभी मत देखिए, पॉपुलेशन एंड पीसीआई को मत देखिए, अभी खाली ये पार्ट को देखिए, ये पार्ट को देख के बताइए कौन सा कंट्री सबसे रिच है। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि बी सबसे रिच है, क्योंकि उसका इनकम बहुत ज़्यादा है, वो सबसे डेवलप्ड है, राइट और नॉट, अगर इनकम को देखेंगे हम। बट अगर मैं वो कंट्री का पॉपुलेशन को भी काउंट में ले लूँ, ए का पॉपुलेशन है 100, बी का है 500, सी का है 40, तो पॉपुलेशन मैंने ले लिया, एंड अभी क्या करूँगा, GNI को डिवाइड करूँगा बाय द पॉपुलेशन, जो कि मुझे पर कैपिटा इनकम देगा। तो अभी ए का पर कैपिटा इनकम निकला 200, बी का निकला 100, एंड सी जिसका इनकम सबसे कम था, जो आप बोले थे कि सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, उसका देखिए सबसे पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कंट्री का इनकम, टोटल इनकम सबसे कम होता है, वो कंट्री सबसे रिच भी, सबसे पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा भी हो सकता है। कब होगा, जब उसका पॉपुलेशन को काउंट करेंगे। अगर खाली हम इनकम को देखेंगे तो इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंट्री का डेवलपमेंट कितना है। अगर हम पॉपुलेशन के बाद अब पीसीआई को देखेंगे तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि हमारा नज़रिया चेंज हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन गलत प्रूव होगा, एंड हम लोग अभी बोलेंगे कि नो, सी इज़ द बेस्ट कंट्री एंड हैविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि उसका एवरेज इनकम जो लोगों का है सबसे ज़्यादा है 300 रुपीज़, राइट और नॉट। तो ये चीज़ हमको पता नहीं चलता है जब हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनकम से एक्चुअल एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पता नहीं चलता है। सेकेंडली, इनकम पॉपुलेशन को भी काउंट में नहीं लेता है, राइट और नॉट। ये दोनों हो गया डिमेरिट्स ऑफ द मॉनिटरी मेजर्स। तो अगर मॉनिटरी मेजर में डिमेरिट्स है तो हम क्या करेंगे, अभी नॉन मॉनिटरी मेजर्स की तरफ जाएंगे। नॉन मॉनिटरी मेजर्स, एज आई टोल्ड यू, दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर मोर वाइटल, मोर इम्पोर्टेंट, मोर नेसेसरी देन मनी। ओके, क्या है ये चीज़, देखिए हम हमारे लाइफ में सब लोग, आप भी, मैं भी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वन, वी नीड दिस थिंग्स इन आवर लाइफ, दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी हमको चाहिए, वी ऑल एक्सपेक्ट दैट वी आर ट्रीटेड इक्वली विथ अदर्स, दूसरों के बराबर का हमको ट्रीटमेंट मिले। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड चॉइसेस, हम जो नौकरी करना चाहते हैं, जो रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, उसका हमको चॉइस का फ्रीडम हमको मिले। हम सब चाहते हैं कि एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हमको मिले। वी ऑल वांट गुड स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। देन हम लोग सब चाहते हैं कि हमको अच्छा पब्लिक फैसिलिटीज़ मिले, सच एज एजुकेशन, सैनिटेशन, रिक्रिएशन एट्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ हमको चाहिए अपार्ट फ्रॉम मनी। पैसा तो चाहिए, नो डाउट, पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, बट पैसा ही इम्पोर्टेंट है ये गलत है। अगर हमारे पास पैसा है और ये सब चीज़ नहीं है, देन यू विल फाइंड दैट दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़ इन योर लाइफ। अगर आपका पास पैसा है बट आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास पैसा है बट यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी और लिविंग इन एन एनवायरनमेंट वेयर यू हैव टू वेयर मास्क एंड यू हैव टू सफ़र फॉर वाटर एवरी टाइम, तो इस तरह का सिचुएशन आपको लगेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, हम रियलाइज़ करेंगे तब, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ राइटली सेड, मनी इन पॉकेट कैन नॉट बाय मेनी वाइटल थिंग्स दैट वी नीड टू लीव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। पैसा से हम बहुत सारे ऐसा चीज़ नहीं खरीद सकते जो एक्चुअली में हमको चाहिए टू लीव हैप्पीली एंड हेल्दीली। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डालिए, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गया, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन एंड फूड आइटम्स, ये क्या पैसा से हम खरीद सकते हैं? क्या हमारे पास पैसा है तो हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं? उल्टा होता है। इनफैक्ट
होता क्या है, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, वी थिंक ऑफ ब्रिंगिंग गुड बाइक्स, गुड कार्स, गुड एयर कंडीशनर्स, हाँ कि नहीं, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, उसको खरीदते हैं। जितना हम डिमांड करते हैं उतना प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो पोल्यूशन बढ़ता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, कोरिलेशन देखेंगे, तो पैसा बढ़ने से पोल्यूशन बढ़ता है, घटता नहीं है। ऑब्वियसली मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मैं ये सब चीज़ों का डिमांड नहीं करूँगा। जब कल मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एयर कंडीशनर चाहिए, मुझे बहुत सारा ऐसा चीज़ चाहिए, मैं डिमांड करूँगा मार्केट में जाके। सोचिए, अगर इसी तरह से सब लोगों के पास बहुत पैसा आ जाएगा, सब लोग अभी डिमांड करने लगेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडस्ट्री वाले सोचेंगे कि अरे डिमांड बढ़ रहा है, चलो प्रोडक्शन करते हैं, सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। एंड एज यू नो, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब होता है कि इंडस्ट्री सेटअप करना, पॉल्यूशन होना। तो पैसा होने से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है कि नहीं? तो पॉल्यूशन, ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको। सेकंड में देखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। क्या पैसा होने से हम डिजीज से बच सकते हैं? अभी जो कोविड-19 कोरोना वायरस विच हैज़ बिकम ए पैंडेमिक इन द वर्ल्ड एंड इट हैज़ पुट अप ग्रेट चैलेंजेस इवन टू द रिचेस्ट एंड वेरी वेल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, इटली, जर्मनी, इस तरह का कंट्रीज को भी बड़ा बड़ा चैलेंज इसने दिया है। and these countries are facing lot of difficulties in containing it, isn't it? तो अभी सोचिए, क्या पैसा से इस तरह का चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं? Obviously your answer, yeah, my answer will be no, and I expect you also to say no, right or not? Then security of life and property. क्या पैसा से हम सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? आपके पास पैसा है तो इसकी क्या गारंटी है आप जब रास्ते में जाते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा? आपके पास पैसा है तो डज इट मीन दैट आपके एरिया में आग नहीं लगेगी? नो, ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह से ऑन एडल्ट्रेटेड मेडिसिन एंड फूड। एडल्ट्रेटेड फूड का मतलब होता है जिसमें मिलावट होती है, ठीक है। मेडिसिन मतलब जो डुप्लीकेट मेडिसिन आता है, मेडिसिन में मिलावट होती है। तो अगर कोई भी खाना हम खाते हैं जिसमें मिलावट है, कोई मेडिसिन खाते हैं जो कि डुप्लीकेट हो सकता है, मिलावट है, तो दोनों हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। दे कैन बी वेरी वेरी फैटल फॉर अस, राइट और नॉट, वेरी डेंजरस फॉर अस, ठीक है। सो इस तरह का चीज़ों से बचने के लिए पैसा सब कुछ नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है? इस तरह ये चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? द सोल्यूशन लाइज इन, एज यू कैन सी नाउ, इट लाइज इन द, yes, this is a very important point. Please students, I want all of you to realize this. इसको just don't read for the sake of learning. ये हमारा लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। हम आज जो पढ़ रहे हैं कल उसको हम लोग एक्सपीरियंस करने वाला ही इन आवर लाइफ। इन आवर फ्यूचर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स, वी आर गोइंग टू लिव इन दिस सिचुएशन। सो प्लीज़ ट्राई टू रियलाइज दिस एंड ट्राई टू यूज दिस थिंग्स इन आवर डे टू डे एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ओके। तो द होल कम्युनिटी बिकम्स विजिलेंट एंड एक्टिव। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट करने के लिए पैसा से सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कब होगा? जब पूरा कम्युनिटी एंड द होल वट सोसाइटी थिंक्स ऑफ इट। ये गांव के सब लोग सोचेंगे चलो हम लोग एक फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ठीक है, एंड कुछ स्टेप्स लेंगे, मेला नहीं करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और पोल्यूशन से हम लोग पोल्यूशन को दूर करेंगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। उस तरह से सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर पूरा सब लोग कसस हो जाएंगे, ट्रैफिक रास्ते में हमको कैसे चलना है, ट्रैफिक रूल मान के चलाना है गाड़ी को, ठीक है कि नहीं। अगर हम एक कॉलोनी में रह रहे हैं, हम अपने घर में हर एक घर में सब लोग अगर सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे तो इट विल बी मच एक्सपेंसिव। अगर 50 आदमी एक कॉलोनी में रह रहे हैं, सब आदमी एफोर्ड नहीं कर सकते अपने घर में एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखना। अगर रखेंगे भी तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए। उससे बेहतर होगा कि सब लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो, सब लोग मिल के एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाएं और कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट दें एंड दे कैन हैव ए गुड सिक्योरिटी इन दैट एरिया, राइट और नॉट। तो ये डिपेंड करता है हाउ द कम्युनिटी टेक्स दैट मैटर इनटू अकाउंट, ओके। सेकेंडली, अरेंज्ड कलेक्टिवली बाय द पीपल विथ कलेक्टिव एफर्ट्स। मैंने जैसे कहा आपको कि अगर सब लोग मिलके हम कुछ चीज़ ये सब चीज़ों को करेंगे तब ये पॉसिबल है। ये पैसा से, ओनली पैसा से पॉसिबल नहीं हो सकता, ओके। लेट अस मूव। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र में आएगा अभी, देखिए मैं आपको बताना चाहता था कि इंडिया का 3 स्टेट के कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, जो कि आपके बुक में भी दिया गया है, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। इसको कौन सा बेसिस में कंपेयर किया गया है? पर कैपिटा इनकम
के बेसिस पे। तो 2013-14 में महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम था 1,17,091 रुपीज़, जबकि केरला का था 1,03,820 एंड बिहार का था 31,199 ओनली। तो अगर ये तीनों को हम कंपेयर करेंगे इनकम के बेसिस पे तो आपको लगेगा कि महाराष्ट्र सबसे मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है, केरला उससे सेकेंड में है, सबसे कम डेवलपमेंट है किसका, बिहार का, क्योंकि सबसे इनकम उसका कम है। ठीक है, हम बिहार की बात अभी नहीं करते हैं, हम महाराष्ट्र एंड केरला को कंपेयर करते हैं। तो महाराष्ट्र केरला का मैं अगर पूछूंगा दोनों में से डेवलप्ड कौन है, अगर इनकम के बेसिस हम देखें, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, तो ओबियसली द आंसर इज महाराष्ट्र, बिकॉज इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो क्वेश्चन अभी है कि क्या ये सही होगा या कुछ ऐसा चीज़ भी है जो हम छोड़ रहे हैं या तो फिर हम इग्नोर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हम डेमोग्राफिक फिगर्स को लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डेमोग्राफिक फिगर्स मीन्स पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेटेड डेटा। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, केरला में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, उनका कुछ रिलेटेड डेटा, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ कुछ फिगर्स, कुछ इन्फॉर्मेशन जब हम लेते हैं काउंट करने के लिए, काउंट में, तब क्या पता चलता है। देखिए, तो महाराष्ट्र में IMR जो होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जब एक बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अगर उसका कोई भी कारण से डेथ हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ सिकनेस, डिजीज़, ओके, अगर एक बच्चा का डेथ हो जाता है विद इन बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में IMR जो था 2013 में दिया है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी पर 1,000 बच्चों में से 26 बच्चों का डेथ हो रहा था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, बिफोर दे बिकम 1 ईयर ऑफ एज। ओके, लिटरेसी रेट कितना था, 82% था लिटरेसी रेट, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 1,000 पर्सन सेकेंडरी स्टेज 14 एंड 15 ईयर्स ऑफ, ये स्कूल एजुकेशन के बारे में अगर देखेंगे तो कितने परसेंट बच्चे जो है कि स्कूल अटेंड करते थे, 64% आउट ऑफ 1,000 पर्सन्स। जबकि केरला की बात हम जब करते हैं, केरला में जो डेथ रेट है बच्चों का, इन्फेंट का, वो है ओनली 12, जबकि महाराष्ट्र में है उसका डबल, दैट इज़ 24। लिटरेसी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो केरला में था 94% पीपल वेर लिटरेट। ठीक है, अटेंडेंस रेशियो पर 1,000 पर्सन्स, 14 से 15 साल तक जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कितना अटेंडेंस रेशियो होता है, वो है 78, जो कि ज़्यादा है किससे, महाराष्ट्र से। तो ये जो तीनों एरिया में हम देखें डेमोग्राफिक फिगर में, ओबियसली केरला इज फार अहेड देन महाराष्ट्र, इजंट इट, क्योंकि केरला बेटर पोजीशन में है, क्योंकि वहाँ पे कम बच्चों का डेथ हो रहा है। येस, ये मे बी पॉसिबल ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ओके नहीं, ड्यू टू बेटर एजुकेशन, ड्यू टू बेटर लिटरेसी रेट, एंड सेकेंड लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू महाराष्ट्र। थर्ड में यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो जो है बच्चों का स्कूल में, वो भी ज़्यादा है। तो इस तरह का सिचुएशन में हम कैसे बताएं, कैसे कह सकते हैं, ओनली बाय चेकिंग द इनकम ऑफ महाराष्ट्र, दैट महाराष्ट्र इज हैविंग ए बेटर पोजीशन कंपेयर टू केरला। तो कहना तो गलत होगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र के पास तो पैसा तो ज़्यादा है, बट रियल लाइफ में जो हमको चाहिए वो सब सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि केरला इज इन ए बेटर एंड एडवांटेजियस पोजीशन देन महाराष्ट्र। ओके, तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। केरला इज इन ए बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर्स ड्यू टू बेटर एजुकेशनल एंड, ये देखिए एजुकेशन उसका अच्छा है एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा है, जो कि हमारा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो कि हम क्लास 9 में पढ़े हैं। अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, वी कैन नॉट बी ए डेवलप्ड ह्यूमन बींग, वी कैन नॉट डेवलप आवर कंट्री, वी विल बिकम ए बर्डन फॉर आवर सेल्फ एज वेल एज फॉर द कंट्री। तो हेल्थ एंड एजुकेशन जो कंट्री में, जो स्टेट में अच्छा है, वो स्टेट ओबियसली इन ए बेटर स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो अभी हम जो बता रहा था मैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या है। देखिए, जो UNDP है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो एनुअली, याद रखिए, ये एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इट हैज़ बीन एनुअली पब्लिशिंग रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज सिंस 1990।
1990 से 1990 से लेके अभी तक एवरी ईयर जुलाई मंथ में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, तो हाँ, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, आप नोट कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है क्विज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि द फर्स्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1990 बाय द पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट। ये जो HD ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम बोलते हैं ना, इसका जो कंसेप्ट है, कौन उसको डेवलप किए थे, वो आइडिया किसका था? वो था पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट, उनका नाम था महबूब उल हक। ओके, एंड उनके साथ इंडिया का ओनली पर्सन टू गेट नोबेल इन इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये दोनों ने मिलके एक रिपोर्ट या तो फिर एक कंसेप्ट डिज़ाइन किया, डेवलप किया, जिसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड सिंस देन इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय UNDP टू कैलकुलेट द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ओके, तो द अप्रोच बाय द UNDP टू मेजर डेवलपमेंट इज पीपल सेंट्रिक। ये मैं बताना चाहता था आपको कि जो UNDP जो अप्रोच यूज़ करता है, जो तरीका से डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, वो पीपल सेंट्रिक है। वो इनकम को नहीं देखता है, वो कुछ ऐसे चीज़ों को देखता है कि जो लोगों को चाहिए, जो लोगों का रियल लाइफ में कुछ मायने रखता हो, दोज थिंग्स विच आर रियल इंपॉर्टेंट इन द पीपल्स लाइफ। क्या क्या है ये सब चीज़? ये है 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, when a child takes birth, we can expect on an average how many years he is going to live. On the basis of his health status, health condition देख के हम बता सकते हैं कि एक बच्चा का उम्र कितना हो सकता है एवरेज में। तो इसी तरह से एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज का, ओके, लोगों का। देन एजुकेशनल स्टेटस ऑफ ए कंट्री। एजुकेशनल स्टेटस मतलब मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन मतलब होता है कि जो 25 साल से ज़्यादा लोग जो हैं, जिनका उम्र 25 साल से ज़्यादा है, उनको अगर हम काउंट में लेंगे और उनको देखेंगे कि वो लोग कितना साल तक पढ़ाई किए हैं, ठीक है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है और कहाँ तक वो लोग पढ़े हैं, उसका बेसिस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं मीन एजुकेशनल स्टेटस। एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है, उसका अर्थ ये होता है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, जो सिस्टम अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। कोई कंट्री में बच्चे 2 साल से जाते हैं, कहीं पे 3 साल में जाते हैं, कहीं पे 5 साल में जाते हैं। तो इसके हिसाब से जो ईयर में हम स्कूल एंट्री करते हैं, तो जो सिस्टम अभी आपके कंट्री में चल रहा है, उसी सिस्टम के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक बच्चा कितना साल तक पढ़ाई करेगा स्कूल सिस्टम में, राइट और नॉट? हाउ लॉन्ग ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन स्कूल और स्कूल सिस्टम बाय फॉलोइंग द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन और एंट्री टू स्कूल। तो ये इस दोनों को कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि एजुकेशनल स्टेटस से कंट्री का क्या है। थर्ड में आ गया हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। लोगों का हेल्थ कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे सवाल आएगा BMI का। हम एक आदमी का तो चेक नहीं कर सकते ना कि कौन सा आदमी हेल्दी है, कौन सा नहीं है। तो एक कॉमन पैरामीटर यूज किया जाता है, वो है BMI। ओके, देन GNI पर कैपिटा, मतलब यहाँ पे इनकम को भी कैलकुलेट किया जाता है, एक आदमी का इनकम, क्योंकि इनकम से हम बहुत सारा चीज़ें खरीदते हैं जो कि हमारे लाइफ में ज़रूरत पड़ता है, आज हेल्दी रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ये सब के लिए बहुत सारा चीज़ों के लिए पैसा की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे GNI पर कैपिटा को भी एक पैरामीटर के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से, या तो एक फैक्टर के हिसाब से लिया गया है, ठीक है। सो रिमेंबर दीज आर द एरियाज which are taken into consideration while calculating the developmental status of a country and presenting the human development report by the UNDP. Now, इसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। इंडिया का जो पोजीशन था 130 था इन द ईयर 2018। 2019 में इंडिया का 18 में इंडिया का पोजीशन था 130। 2019 में इंडिया का पोजीशन थोड़ा सा बेटर हुआ, मतलब 1 ग्रेड इम्प्रूव किया। देखिए, ये जो आप 130 से 129 हो गया, आप सोचेंगे 129 हो गया मतलब ख़राब हो गया, नहीं। रैंक 1 जिसका होता है वो सबसे बेस्ट होता है,
ठीक है कि नहीं। तो रैंक 1 2 3 जैसे कि बहुत सारे नॉर्वे है, फिनलैंड है, इस तरह का कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि हमेशा बेटर पोजीशन में रहते हैं। इंडिया का पोजीशन था 113 द ईयर 2018, अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। कहीं पे एजुकेशन स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट हुआ होगा, हमारा हेल्थ स्टेटस इंप्रूवमेंट हुआ होगा। ड्यू टू दैट वी हैव इम्प्रूव टू वन स्टेप, दैट इज प्रेजेंट स्टेटस इज 129th रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड इसमें से क्वेश्चन आपको आता है, ये बहुत सिंपल है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। देखिए, कोई भी एक आदमी का बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मतलब आज हमारा शरीर जो है, मास वेट, तो हमारा जो बॉडी है उसका वेट के हिसाब से, हमारा हाइट के हिसाब से एक इंडेक्स निकलता है, एक पिक्चर निकलता है हमारा, ठीक है कि नहीं। वो पिक्चर, वो जो रिजल्ट, वो जो डेटा निकलेगा, वो जो एक वेरिएबल निकलेगा, वैल्यू निकलेगा, उससे पता चलेगा कि हमारा हेल्थ कंडीशन कैसा है, ठीक है कि नहीं। वो डिपेंड करता है हमारा बॉडी में फैट कंटेंट कितना है। एग्जैक्टली BMI शोज द फैट कंटेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका आपको सामने पूरा क्लियरली यहाँ पे है। एक आदमी का सिंपल स्टेप्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक आदमी का पहले क्या कीजिए, उसका हाइट कैलकुलेट कीजिए, पहले वेट लीजिए। ओके, टेक द वेट ऑफ ए पर्सन। वेट कैसे लेंगे हम, केजी में लेंगे। ये रहा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप को क्या करना है, सेकेंड स्टेप में उसका हाइट लीजिए। हाइट जो लेंगे उसका फीट में मत लीजिए, उसको मीटर में लीजिए। अगर आप फीट में ले रहे हैं तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो उसको डायरेक्टली एक मीटर में लीजिए, उसका हाइट कितना हो रहा है, ठीक है, राइट। तो हाइट इन मीटर एंड वेट इन केजी, ये दोनों को लेने के बाद हाइट जो निकला, सपोज एक आदमी का हाइट निकल रहा है 1.6 मीटर, तो उसको हम स्क्वायर करेंगे, 1.6 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है कि नहीं। जो भी उसका स्क्वायर वैल्यू निकलेगा उससे डिवाइड कीजिए किसको, वेट को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जो भी वेट हमका निकला, सपोज 65 हमारा वेट निकला, एंड 1.6 का मैं स्क्वायर कर दिया। ओके, जो भी निकल रहा है उसको यहाँ पर लिखिए, एंड उसको अभी डिवाइड करके देखिए कि रिजल्ट क्या हो रहा है, ठीक है। इससे पता चलेगा एक आदमी का BMI क्या है। तो अभी तो इसको डिवाइड हम कर लिए, ऑब्वियसली इसमें इसके बाद तो हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल आएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, इसके बाद तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ना। तो रिजल्ट से क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा, आपको बता रहा हूँ अभी मैं। अगर आपका जो रिजल्ट आया वो अगर रिजल्ट 18.5 से कम आ रहा है, ये जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद, अगर ये 18.5 से कम है, लेस देन 18.5, तो आप अंडर वेट हैं, ठीक है। एक आदमी क्या है, अंडर वेट है, उसका वेट हाइट के हिसाब से कम है। सेकंड, अगर एक आदमी का ये जो रिजल्ट है 18.5 से लेकर 24.9 तक है, 18.5 से 24.9 के बीच में है, दैट मीन्स ही इज़ नॉर्मल वेट और हेल्दी, उसका वेट जो है सही है एंड वो हेल्दी है। एंड इन केस द रिजल्ट इज 25 to 29.9, अगर 25 से 29.9 के बीच उसका रिजल्ट आ गया, इन दैट केस इट इज़ ओवरवेट, ये हो जाएगा ओवरवेट, ठीक है। एंड उससे भी ज़्यादा ख़राब कब है सिचुएशन, अगर एक आदमी, कोई भी पर्सन का BMI जो है इट इज़ कमिंग एबव 30 से ज़्यादा, या तो 30 आ रहा है, इसका मतलब है ओबेसिटी की ओर जा रहा है, मोटापा की ओर वो जा रहा है, एंड विच कैन बी वेरी मच हार्मफुल फॉर हिम। तो ये है BMI का मतलब। BMI याद रखिए, एडल्ट पर्सन को ही काउंट करते हैं, एडल्ट पर्सन का ही कैलकुलेट किया जाता है जो कि 18 ईयर्स एंड एबव हैं। ग्रोइंग स्टूडेंट्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन का BMI हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, जब एक बच्चा ग्रोथ सिचुएशन में है, ग्रोथ कंडीशन में है, देन दिस BMI डज नॉट अप्लाई टू हिम। ओके, तो ये मेनली एडल्ट पर्सन के लिए ही ये डिज़ाइन किया गया है। ओके, नौ यहाँ पे दिया है, देखिए एक आदमी का हाइट था 1.64 मीटर्स, वेट था 60 kg, BMI 60 को मैंने डिवाइड कर लिया 1.64 का स्क्वायर में, तो 60 डिवाइड बाई 2.68, BMI निकला 22.38। मैंने क्या कहा था, हमने देखा था कि अगर उस किसी आदमी का BMI 18.5 से 24.9 के बीच आता है
तो नॉर्मल वेट है तो ऑब्वियसली नॉर्मल वेट आया। इस तरह से आप किसी भी पर्सन का BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज all for part 2. In the part 3 we will be taking up a very serious topic, that is sustainable development. Okay, another important part from the topic, and predictable questions, we can predict questions from that area. So for the time being, I hope you understood this topic, and I would like all of you to practice it, keep practicing. And as I told you, more important is to practice these things in our real life and day-to-day life than just to read it for the sake of marks and certificate. Hope you realize it, and I will apply it in your life. Thank you. Have a nice day.